देखें आपके पास क्या है, 4 कार्ड्स हैं, सिर्फ जस्ट किंग कार्ड्स। टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में से आपने 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं टोटल, जिनमें से 2 कार्ड्स जो हैं वो आपके पास किंग के होने चाहिए। अब 52 में से आप ये 4 कार्ड्स जो आपने, आपकी चॉइस हैं, जिनमें से 2 आपने सेलेक्ट करने हैं, पहले आप वो 4 अलग करोगे तो उसमें से 2 आएंगे ना, तो आप 52 में से 4 निकाल दो तो रिमेनिंग कार्ड्स आपके पास कितने आते हैं, 48। अब इन 48 में से बाकी 2 कार्ड सेलेक्ट होने थे, तो ये आपका टोटल दोबारा से इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 52 बन जाता है, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 4 बन जाता है। ये आपका जस्ट आंसर था कि आपने इसको डिवाइड। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जो कि किसी भी रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आई है आपकी आवाज। अब आई है मैम, पहले नहीं आ रही। पता नहीं क्या इशू है, मेरी हैंड फ्री घूम गई है और अब जो हैंड फ्री लगाई है वो उसका ये इशू है। इंशाल्लाह ये सॉर्ट आउट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर तक। अच्छा, जहाँ ब्रेक हो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं वहाँ से रिवाइज कर दूँगी आपको, ठीक है ना। अच्छा वैसे कंटिन्यूअस में ये है कि आपके पास जो वेरिएबल होता है विद इन रेंज कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, ठीक है। आप कह लो कि वो रेंज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कोई भी नंबर कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेता, ये बात याद रखनी है आपने कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आपके पास किसी एग्जैक्ट नंबर में प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, हमेशा विद इन द रेंज प्रोबेबिलिटी आएगी। वेरिएबल हो सकते हैं, हाइट ऑफ अ पर्सन हो सकता है, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस हो सकता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो सकता है, ठीक है। इस तरह के वेरिएबल जिनको आप मेजर कर सकें वो सब इसमें आएंगे आपके पास। जो ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स का, क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, आपको पता है ये क्यूमुलेट होता है तो ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज करेगा। और इसमें इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल ये आपके पास जंप शेप नहीं होगा बल्कि एक कंटिन्यूअस शेप होगा। फॉर एग्जांपल जब हमने बात की थी डिस्क्रीट की तो हमने कहा था इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ इस तरह से होगा स्टेप वाइज, ऐसे हमने कोई बात की थी ना। यस मैम। लेकिन जब हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है तब ये हमारे पास कुछ ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, एक ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से कंटिन्यूअस फंक्शन होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स की बात करें। अब वो कहता है इसमें जंप्स भी नहीं होते और स्टेप्स भी नहीं होते बल्कि ये एक कंटिन्यूटी को शो कर रहा होता है। अब ये जो आपके पास रिलेशन है इसको याद रखना है कि जब आप अपने एफ ऑफ एक्स मतलब क्यूमुलेट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब जो आपके पास पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो आ जाता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि ये वैल्यू आपको लेस देन एंड इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू देता है, जबकि ये जो बात है ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है उस पॉइंट। एक्स आपके पास नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स आपके पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये भी याद रखना है आपने। और यहाँ पे इस केस में वहाँ पे जो हमने पढ़ा था हम समेशन की बात करते थे, सम -इन्फिनिटी टू या एक्स टेक वैल्यू माइनस वैल्यू ले रहा होता है यहाँ पे 0 टू x की वैल्यू जब डिस्क्रीट में किया था। लेकिन अब कंटिन्यूअस में ये इंटीग्रल साइन में चेंज हो जाता है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं -इन्फिनिटी टू x एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इस केस में ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। इसका कंपैरेटिवली याद करेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा कि डिस्क्रीट में क्या था और कंटिन्यूअस में ये क्या बन जाता है। मैम आते क्या मैम आप अभी बात कर रहे थे कि रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की होती है, तो हम इसकी जो लिमिट्स हैं वो -इन्फिनिटी से x तक क्यों ले रहे हैं?
आपको एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू देता था, याद है कि ये हमें क्या प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता था? एक्स इज, आपको वो कंसेप्ट याद है कि एफ ऑफ एक्स मैंने आपको कहा था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है और ये क्योंकि क्यूमुलेट होता है और ये हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की प्रोवाइड करता है? प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉल एक्स। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको कंटिन्यूअस केस में लेना तो कंटिन्यूअस केस में भी ये यही है। तब उस केस में x जो है अपना स्टार्ट कहाँ से ले रहा है हमने ये देखना है, एंड तो वो x तक ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है। ठीक है, यस मैम। जब हम बस आगे। इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो ये आपकी अपर में आ जाता है। ठीक है, अपर लिमिट में आ जाएगा और आपकी जो लोअर लिमिट है इस इंटीग्रल की वो क्या बन जाएगी? माइनस इन्फिनिटी। और ये यस वेरी मैम। करेगी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में जो रेंज बताई होगी वो आपने देखनी है कि उसमें माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या है और प्लस इन्फिनिटी की जगह क्या है। तो ये एक जनरल आप लोगों को बता दी जाती है कि वो नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और वो लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो सकती है, इनमें से कोई भी नंबर। अच्छा जी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जिसको स्मॉल एफ ऑफ एक्स पढ़ोगे या एफ ऑफ एक्स जैसे आप अपने जहन में बिठाना चाहो उसको, इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एब्रीवेटेड एज पी डॉट डी डॉट एफ। इसकी एब्रीवेशन होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जबकि इसकी एब्रीवेशन होती है पी डॉट एफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डी डॉट एफ। ये जो कैपिटल एफ होता है ना, इसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डी डॉट और ये एफ की एब्रीवेशन रहता है। ठीक है, और जबकि ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो होता है इसकी एब्रीवेशन होती है एफ। अच्छा, पीडीएफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक और बात जहन में रखनी है आपने, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है ना कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ पे डेंसिटी लिखा है ना, जो एफ ऑफ एक्स डिस्क्रीट वेरिएबल को शो करता है, डिस्क्रीट वेरिएबल का होता है, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये दो डिफरेंसेस हैं जिनको आपने याद रखने हैं कि अगर आपका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो उससे रिलेटेड एफ ऑफ एक्स आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा, और जो आपका कंटिन्यूअस है उससे रिलेटेड एफ ऑफ एक्स जो होगा उसको कहलाएंगे, उसको कहेंगे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये वेरिएबल के लिहाज से इसको आपने याद रखना है कि डिस्क्रीट है तो डी वाला नहीं, एम वाला यूज करें, मैथ फंक्शन का नाम लें उसको, और अगर आपका कंटिन्यूअस है तो उसको डी वाले से रिप्रेजेंट कर लें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मैंने तो इस तरह से याद किया हुआ है कि अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है तो डी वाली बात नहीं करनी, हमने एम वाली बात करनी है, मैथ फंक्शन की ऑल्टरनेट में कर लें। ठीक है, और अगर कंटिन्यूअस है तो फिर आप डी लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये अक्सर इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है तो हमें तो ऐसे ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने आपको बता दी कि अगर कल को कहीं भी आपको पढ़ाना पड़ता है स्टैट्स का तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि मैथ फंक्शन में और डेंसिटी फंक्शन में क्या फ़र्क है और किस वजह से ये फ़र्क है। ठीक है, बात कहता है अब पीडीएफ हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आपके पास जैसे प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन था उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसी तरह इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये लाई करेगा 0 to 1 में, इसकी भी जो रेंज होगी प्रोबेबिलिटी की वो 0 to 1 होगी, लेकिन जो फंक्शन होगा वो हमेशा नॉन डिक्रीजिंग होगा। ये फंक्शन की बात होगी। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, उसमें हम शो करते हैं ना समेशन एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होना चाहिए? इक्वल टू 1 डिस्क्रीट में, ये हमने काम किया था ना। यस मैम। इसमें होता है इंटीग्रेशन का, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स ऑन अ वैल्यू इन द इंटरवल सी डी। अगर कोई इंटरवल गिवन हो और उसमें हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, फंक्शन प्रोबेबिलिटी सी टू डी
मतलब किसी रेंज विद इन द रेंज प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वो किसके इक्वल है, इंटीग्रल c से लेके d तक लिमिट f ऑफ x d ऑफ x, यानी कि अगर आप f ऑफ x फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें और उसमें लिमिट पुट कर दें आप अपनी इंटीग्रेशन की c से d तक जो वैल्यूज गिवन है, तो वो आंसर आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा। जबकि डिस्क्रीट केस में आप बारी बारी x की वैल्यूज पुट करते थे और आपके पास वैल्यूज आती जाती थी, प्रोबेबिलिटीज आती जाती थी, जबकि इस केस में आप पहले इंटीग्रेट करोगे अपने फंक्शन को और फिर उसके अंदर लिमिट्स पुट करते जाओगे और आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी, प्रोबेबिलिटी। अब ये बात याद रखनी है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज 0 एट x इज इक्वल टू x, किसी भी स्पेसिफाइड वैल्यू पे आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो फंक्शन है वो आपको क्या वैल्यू देगा, 0। इसको अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है एक आपके पास, अ रैंडम वेरिएबल x इज ऑफ कंटिन्यूअस टाइप विद pdf f of x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2x, ये एक फंक्शन आपको गिवन है, इसकी रेंज देखें। अब मैंने आपको कहा था आपकी जो रेंज है क्वेश्चन की वो वेरी करती जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इसकी रेंज क्या है, 0 to 1। अब बच्चे कहेंगे मैम ने तो कहा था -∞ to +∞ है, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से वो क्या करेगा, वेरी करता जाएगा, जो फंक्शन होगा उसकी अपनी लिमिट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि एवेलुएट करें x इज इक्वल टू 1/2, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2, x इज ग्रेटर देन 1/2 विद इन द इंटरवल, और फिर आपने गिवन दैट पे इसकी फाइंड आउट करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने कहा f ऑफ x जो है वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये तो फुलफिल कर रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप इसमें से 0 to 1 में से कोई भी वैल्यू इसमें फंक्शन में पुट करते हैं तो आप देखना कि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी, बल्कि क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। और आप अगर यहाँ पे 0 to 1 में यहाँ पे पहले 0 पुट करें, फिर आप 0.5 पुट करके देख लें और फिर 1 पुट करके देख लें, क्या आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन ही आएगा। पहले 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगी वैल्यू, 0.5 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या आंसर देगी, 2 वैल्यू, 2 आंसर आएगा। तो इसी से आप देंगे, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आंसर देगा ये फंक्शन आपको। उसके बाद नाउ वी फर्स्टली चेक, हमने कोई भी कंटिन्यूअस वेरिएबल आपको फंक्शन गिवन है ना, आपने ये दो कंडीशन उस पर लाजमी चेक करनी है। पहले तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप बारी बारी इस फंक्शन में इसकी रेंज में से ये कोई नंबर्स पुट करते जाएं तो आपके पास पता चल जाएगा कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रह रही है, नेगेटिव नहीं जा रही, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन आपको शो कर रहा है। उसके बाद आप ये देखो कि आपने ये चेक करना है कि -∞ to +∞, मतलब जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल। ये कर मतलब होता है कि जो एरिया, टोटल एरिया आता है ना कर्व के दरमियान, यहाँ पे हमने कर्व पे बात करनी होती है। जब कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है तो उसका ग्राफ एक कर्व शेप बनता है ऐसे, ठीक है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से बनती है कि जैसे जैसे वैल्यूज आप अप जाते हैं वो इंक्रीज होती हैं, फिर डिक्रीजिंग की तरफ आती हैं, तो एक वो कर्व सा एरिया आपको मिलता है अगर आप ये -∞ to +∞ वैल्यूज लेके जाते हैं, ठीक है, जो भी उसकी विद इन द रेंज फंक्शन को। अब ये देखें, आपने ये प्रूफ करना होता है कि -∞ to +∞ आपके पास 1 आना चाहिए। आपने f of x जो फंक्शन गिवन है उसको लिखा, अगर ये 1 नहीं आता इट्स मीन कि आपका जो फंक्शन है वो एक्यूरेट नहीं है और उससे फर्दर प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सकती, इसीलिए हमें ये चेक करना ज़रूरी है। आपने ये चेक किया, f of x की जगह क्या लिखा, 2 of x, ठीक है, 2 into x, वैल्यू लिख दे, लिमिट्स लिखी 0 to 1, इंटीग्रेट किया, 2 बाहर आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन करेंगे तो x² पावर में ऐड हो जाता है और डिवाइजर में भी पावर आ जाती है, तो ये तो सबको ही आता है वैसे इंटीग्रेशन का, x²/2। अब आप बाद में ये जो कांस्टेंट है उसको चाहे बाहर ले आएं या अंदर ही रहने दें, या आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करें फिर लोअर लिमिट पुट करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये आप देख लें कि ये 1 के इक्वल प्रूफ हो गया। इसका मतलब है जो गिवन है
वो करेक्ट है। ठीक है, कि हमें एविडेंस लेनी है। नेक्स्ट वन में देखें कि आपने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1/2 पे एवेलुएट करनी है। अब चूंकि आपको मैंने बताया कि किसी भी स्पेसिफाइड वैल्यू पे हमें कंटिन्यूअस फंक्शन कोई वैल्यू नहीं देता, इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1/2 का ये मतलब है कि आपने जाना कहाँ तक है 1/2 और लोअर जहाँ तक आप जा सकते हैं, लोअर जहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने इसको पहले लिखा है माइनस इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जो उसने एंड दे दिया। अब चूंकि मेरा फंक्शन 2 इंटू एक्स वाला वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे चेक करते जाएं कि कहाँ कहाँ पे चेंज आ रहा है, फिर वही इंटीग्रेशन लिमिट पुट करें और आंसर आ जाए। की प्रोबेबिलिटी आ गई इन केस ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये आपने पहले भी काम किया होगा, जब आपने स्टैट्स में रैंडम वेरिएबल्स का पढ़ा है ना, तभी आपने काम किया होगा कंटीन्यूअस से रिलेटेड। नो मैम। नहीं किया? नो मैम। पक्की बात नो है? मैम। यस मैम, पक्की बात है, नहीं किया। चलिए मैम आप तो हमने करेंगे स्टैट्स में ना। नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा स्टैट्स में रैंडम वेरिएबल्स? मैम नहीं, ये अभी डिस्ट्रीब्यूशन तक हमने किया था, बाइनोमियल थ्योरम किया था, इसके बाद बाकी जो आपने करवाया ना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हाँ सब हाँ, कुछ हमने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा था, सही। चलिए अब कुछ तो नया पढ़े ना। ये इसने आप अपने प्रॉपर्टीज भी नहीं की होंगी एक्सपेक्टेशन की। रैंडम वेरिएबल तो खैर से पढ़ा ही नहीं ना, आप बता रहे हो कि हमने नहीं पढ़ा। अच्छा ये देखिए नेक्स्ट वन कि प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है x इज ग्रेटर देन 1/4 पे। ठीक है, अब ग्रेटर देन की बात है ना, तो इट्स मीन कि लोअर गिवन है। जब आपको ग्रेटर की बात आएगी ना, तो इसका मतलब है कि आपका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। स्टार्ट यहाँ से होके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक। अब ये इन्फिनिट का हमें कैसे पता चलेगा क्या है, आपने अपने क्वेश्चन पे जाना है दोबारा और देखना है आपकी अपर लिमिट क्या दी हुई है, अपर इंटरवल में वैल्यू क्या है, वो है 1। इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या ले रहा है इंटरवल, वो 1। तो आपने वो वहाँ पे 1 रिप्लेस कर देना है। जैसे ही फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन की जगह वैल्यू रिप्लेस होगी, तो ये लिमिट भी अपने चेंज करेगा, जैसे 1/4 से 1 तक, क्योंकि मैंने फंक्शन की वैल्यू लगा दी है। तो ये फंक्शन तो इन्फिनिटी तक जा ही नहीं रहा, ये तो जा ही 1 तक रहा, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, बाकी इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन तो आती है ना, जी ये तो मैम। नहीं बता। यस मैम। ठीक है, मैम। यस मैम ये तो आपको मुझे सिखानी चाहिए, यस मैम। है ना। मैथ स्टूडेंट्स को स्टैट्स वालों के लिए भी तो कोई काम करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, आपने लिमिट जब पुट कर दी तो बाद में आपके पास 15/16 आंसर आ जाता। अब ये एवेलुएट करना तो बहुत आसान है, तो उसने लोअर भी बता दिया और अपर भी बता दिया। तो यहाँ से 1/4 टू 1/2 जाएंगे एफ ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ पे आपने काम क्या करना है, इसको बार बार इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट में आपने बता दिया है ना कि ये इसका है 2x को सिंप्लीफाई करने से, इंटीग्रेशन करने से ये आता है, तो आप उसको लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, और बाद में जस्ट x वेरिएबल को एज इट इज रहने देना, ताकि वो वहाँ पे वैल्यू आप पुट कर सको। ठीक है, जैसे कि अगर 2/2 था, ये खत्म हो जाता है ना, तो आप ये बता सकते हो कि जब हमने 2x की इंटीग्रेशन फर्स्ट स्टेप में की है ना, तो आपके पास जस्ट क्या रह जाता है x²। तो फिर आप हर जगह पे x² लिख सकते हो बाद में। एफ ऑफ एक्स लिखकर ये काम करने के बाद आप डायरेक्ट ये काम कर सकते हो, इसको ओमिट करके, खत्म करके। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके। आप अपना टाइम कैसे बचा लो है फाइनल, तो फिर तो टाइम बचाना पड़ेगा, लेकिन अगर फिजिकल होता है तो फिर आपके पास फिजिकल होगा क्या ऑनलाइन हो जाएगा? मैम अभी तक तो यही बताया जा रहा है हमें कि ऑन कैंपस है। ऑन कैंपस एग्जाम? हाँ वो तो एग्जाम तो ऑन कैंपस ही कह रहे हैं, क्लासेस जाएंगे ऑन कैंपस? वो तो अभी ऑनलाइन ही है। मे बी कह रहे 7 जून तक हो 7 से कि ओके। 17? कंफर्म नहीं। 7 का सुना था बट अभी कंफर्म नहीं। अच्छा
पास नेक्स्ट है कंडीशनल का। अब कंडीशनल में बात समझने वाली पता है क्या है इसका, आपने हमें याद है ना हम कंडीशनल को कैसे लिखते होते थे कि यहाँ पे हमारे पास वो पार्ट होता था जो इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे मार्क नहीं हो रहा, यहाँ पे आपके पास है प्रोबेबिलिटी, अगर मैंने ए गिवन दैट बी निकालनी है तो ये कैसे ओपन होता था, इंटरसेक्शन पार्ट मतलब कॉमन पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अच्छा बच्चे यहाँ पे आप देखो कि इसका ये मतलब है कि जो दोनों में कॉमन चीज है, ठीक है, हमने वो लेनी है। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, नीचे वाला तो स्पेसिफाइड है 1/3 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये कॉमन कैसे बन सकता है, ऊपर वाले ने तो आना है ना, इसकी रेंज तो स्पेसिफाई नहीं है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड पता है, एंड आपने एज इट इज लिख देना x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2। लेकिन जो आपने इसकी लोअर बनानी है ना, वो नीचे वाले की एज इट इज बनाना, 1/3 इधर आना चाहिए और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए, क्योंकि कॉमन है। आपने वो बात करनी है जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है उसके अंदर, 1/2 से तो कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अपर बाउंड दे दिया उसने। अब यहाँ से लोअर वाले को हम मिला सकते हैं कि वो क्या हो कि इससे सिमिलर बी वाले पार्ट से। तो आपका जो दूसरा x है वो आपका स्टार्ट होना चाहिए जहाँ से नीचे की लोअर है, ठीक है। इन दोनों की लोअर सेम लेकिन जो अपर है वो डिफरेंट है, ये 1/2 और ये 2/3। अब इन दोनों पे डिफरेंट पे वैल्यूज इवैल्यूएट कर लिया और उसको फिर मैम हाँ मैम ये क्वेश्चन 1 समझ नहीं आई, दोबारा बता दें। ये वाला जी पार्ट मैंने आपको कहा, ये देखो यहाँ पे x की रेंज आपके पास क्या थी, मैं आपको बताती हूँ। ये इस क्वेश्चन में x की रेंज 0 to 1 है ना, 0 to 1, यस मैम। ये 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि x जो वैल्यू ले रहा है वो ले रहा है 0 to 1। ये अब पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। अब नीचे वाला जो वेरिएबल है, यहाँ पे 1/3 करो तो क्या आंसर आता है, 0.3 आएगा समथिंग, है ना, यस मैम। x1 आएगा। और Yes, 2/3 ma'am. करो तो क्या आता है आपके पास, 0. आई थिंक 6 6 में समथिंग, 0.6। Yes, ma'am. 0.666 666 आता है। हम एक पॉइंट तक लेके देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 0.6, ठीक है। ये इसकी रेंज है 0.6। अच्छा ये क्या वैल्यू देता है 1/2, 0.5। 0.5। अच्छा अब यहाँ पे देखना कि मैंने इसको 1/3 से स्टार्ट क्यों किया। यहाँ पे जो ऊपर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, कॉमन पार्ट ना, ऐसे ही Yes, आना चाहिए ना। ma'am. ये देखो इंटरसेक्शन में क्या आना चाहिए, Yes, कॉमन ma'am. पार्ट। अगर मैं अपने इसको स्टार्ट करती हूँ 0 to 0.5, 0 से स्टार्ट करती हूँ और 0.5 तक लेके जाती हूँ, तो आप मुझे बताओ कि क्या इनमें ये सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करी है कोई कॉमन पार्ट की। यहाँ से आपका x जब उसने कह दिया है गिवन दैट है, गिवन दैट में मतलब ये चीज़ पहले हो गई है, उसकी रेंज पहले स्पेसिफाइड कर दी है उसने x की, तो उसने तो वो 0 to 1 की बात नहीं अब करा। अब उसने x की जो रेंज स्पेसिफाई की है वो कहाँ से कहाँ तक की है कि 0.3 से 0.6 तक x है। अब वो जो 0 to 1 वाली थी ना वो खत्म हो गई। अब गिवन दैट का ये मतलब होता है ये इंफॉर्मेशन अब आपको गिवन है, ठीक है।
एक्स की गिवन दैट का ये मतलब है कि अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक्स वैल्यू लेगा 0.3 से 0.6 तक की, ठीक है। अब हमने ये बताना है प्रोबेबिलिटी कि एक्स वैल्यू ले 0.5 से लेस देन, लेकिन लेस देन कहाँ तक, कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0.3 वो स्टार्ट करेगा 0.3 से, क्योंकि ये पहले से रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि जो x है उसकी रेंज क्या है 0.3 टू 0.6। अब बात समझ आई कि यहाँ पे मैंने 1/3 क्यों लिया? जब गिवन दैट मैंने आपको पहले कहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, और ये हमारे सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर देती है। अब ये रिड्यूस भी तो कर रही है। अब मेरी सैंपल स्पेस पहले क्या थी 0 to 1 थी, लेकिन अब क्या हो गई है 0.3 टू 0.6 हो गई। आई बात समझ? अब मैं अपने इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकती कि यहाँ पे ये वैल्यू -∞ टू, जाना तो इसने -∞ टू 1/2 है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो जाएगा तो हम -∞ की जगह उसकी रेंज लिखेंगे, उसका लोअर वाली लिमिट लिखेंगे। तो लोअर वाली लिमिट अब ये तो खत्म हो गई, अब लोअर वाली लिमिट में क्या है 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे -∞ की जगह क्या आ गया 0.3, मतलब 1/3 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2, ठीक है। कंडीशनल में फिर हम इस तरह से बनाएंगे कि अगर ये चीज़ गिवन है तो फिर हमारे ऊपर वाले पे क्या इफेक्ट आएगा, ये हम चीज़ कंप्यूट करें, ठीक है। नहीं समझ आई तो फिर मैं समझा देती हूँ, जिसने क्वेश्चन किया था वो बता दो, अगर नहीं समझ Yes. आया तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, मैम हो गए क्लियर। ठीक है। बस ज़हन में रखें हमने कॉमन कुछ इसमें से हमने बताना है, शो करना है, और यहाँ पे ये मैम चीज़ जो है ना जी, अटेंडेंस अगर हमारे पास नहीं मैम, मैं अतीका बात कर रही हूँ। क्या ख्याल है? नहीं करते आप इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको करवाया है, कॉन्सेप्चुअल अपनी वो बिल्डअप करें कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसमें हमने किन दो चीज़ों को देखना होता है, फिर उसको प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना होता है, फिर नेक्स्ट में हम वेरिएट से रिलेटेड काम करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे, और क्वेश्चन भी दूंगी वो विद इन द क्लास टाइम हम इसको खुद सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने ही सॉल्व करूँगी और आप लोग मुझे करवाएंगे, ठीक है। प्रिपेयर होके आइएगा ताकि जितने भी फिर क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकें।